वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यशोदा और आज हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री की सीरीज़ में चैप्टर 2। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर रखी है, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट सेकेंड या चैप्टर सेकेंड। चैप्टर का नाम है राजा और उनके राज्य। चलिए रीड करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यहाँ आप मानचित्र देख सकते हैं जो भी है, ठीक है। यहाँ इंद्रप्रस्थ है, चहमान है, गुर्जर प्रतिहार है, परमार, चंदेल, राष्ट्रकूट, ठीक है, ये सारे इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ। ठीक, उससे पहले ये देख लीजिए, एक चित्र है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक, नरसिंह को एक स्त्री के साथ। नए राजवंशों का उदय किस तरह से हुआ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत और सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मतः क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षात्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर, शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों को स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण कर ली। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं वेट्टी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है।
ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होती हैं प्रशस्तियाँ और क्या होती हैं भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दश सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं नागभट्ट की क्या उपलब्धियां थी। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो देखा ही होगा। चांदी और क्या नाम है तांबे के चीज़ों का इस्तेमाल, धातु का इस्तेमाल करते थे प्रशस्तियाँ बनाने के लिए। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिद्ध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे भी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनहद, गुजरात का हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुष्कन, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले के लिए दिए जाते थे। यहाँ देख सकते हैं आप, इस पे लिखा जाता था, ये एक बीच में छेद करके इनको एक साथ इकट्ठा किया जाता था। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी हैं जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणित दस्तावेज है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं ये कड़ी, ये जो है ये कड़ी से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर एक जो है सरकार का मोहर लगा हुआ है, मतलब उस समय के राज्य का कहीं मोहर लगा होगा जो ये बताता था कि ये जो हमारा दस्तावेज है ये प्रमाणित दस्तावेज हैं। ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं है जो आज के टाइम में फ्रॉड होता है ना। यहाँ हम देख लेते हैं भूमि के साथ साथ और क्या दिया जाता था। यह चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यार पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बागी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन और हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर बने कमरों का बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। ठीक है, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत महाकाव्य भी रचा गया है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह
वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कार्यक्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफ़गानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। गजनी का जो है निशाना क्या था? संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी ने एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। ठीक, खर्च किया, ऊपर हो जा, खर्च हुआ। ठीक है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1992 में उसके हाथों हार गया। चौल अब देखते हैं एक चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। चोल राज्य पर एक नज़दीक से नज़र देखते हैं। इसमें क्या है? उरेयूर से तंजावुर तक। चलिए देखते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरइयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, इसका नाम क्या था? राजराज। कहीं आप राजराजा बोलें, राजराज क्या? राजराज, क्योंकि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राजराज है कि राजराजा। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब देखते हैं थोड़ा सा कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला।
राजराजा राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। यहाँ देखते हैं एक मंदिर दिया गया है, क्या है ये? देख लिए मंदिर, ध्यान से देखिए कितना ऊंचा है, कितनी मंजिलों का है। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं वो भी देखिए किस तरह से छत को नुकीला बनाया गया है और किस तरह से इसका बाहरी जो इमारत है हर जगह कहीं ना कहीं जो है कि चित्र जो है लगा रखा है, मूर्ति जो है बिठा रखा है। ठीक है। चौल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए हैं। क्या चौल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए? ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। क्या शिल्प उत्पादन के केंद्र थे? ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित हो गया, मालाकार हो गया, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इसे गौर से देखिए किस तरह से चोल के समय में जो है कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, किस तरह से नाक, कान, गला, हर एक चीज़ देखिए कितनी बारीकी से और कितनी स्पष्टता से और कितनी सुंदर बनाई गई हैं उस युग में जहाँ मशीनें भी नहीं हुआ करती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब उस समय देखिए कृषि और सिंचाई किस तरह से होता है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी-छोटी शाखाओं में बँट जाती हैं। ये शाखाएं बार-बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। क्या कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती थी समय से। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी, जैसे कुछ इलाकों में पहले कुएं खोदे गए, ठीक, और कई जगहों पर बारिश का पानी को इकट्ठा किया गया और विशाल सरोवर बनाए गए। ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ विशाल सरोवर है या नदी है, देखते क्या है ये। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रण किया जाता था। एक ये जल द्वार दिखा रखा है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रण और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। ये देखिए, ये जल द्वार दिख रहा होगा। ठीक। स्मरण रहे कि सिंचाई में के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे कि श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई।
साम्राज्य और प्रशासन, उस समय का साम्राज्य कैसा था और प्रशासन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं, जैसे कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हमने किया था, हमने क्वेश्चंस डायरेक्ट पढ़ा था, लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया एनसीईआरटी और एससीईआरटी से कि मतलब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा, डीप में पढ़ा होगा, उन्होंने ये पेपर मतलब दे पाए होंगे या सॉल्व कर पाए होंगे, बिकॉज़ इतना टफ था उस पेपर का लेवल, पीसीएस लेवल का पेपर था। तो वो टफ नहीं था, देखा जाए तो था एनसीईआरटी से ही। लेकिन हमें आदत है, हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, कोई भी गाइड ले लेते हैं, कोई वन लाइनर ले लेते हैं, तो हमारा वन लाइनर और गाइड से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम फिर से आने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए हम एनसीईआरटी, इसीलिए मैं जो है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड करके जो है दे रही हूँ, जिससे कि आप इसे किसी भी काम को करते-करते आप हेडफ़ोन लगा के कान में सुन सकते हैं, किसी भी काम को करते-करते, ओके? 1 से 2 एटलीस्ट कम से कम 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे, तो फिर आप पक्का मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो है एनसीईआरटी पर कमांड अच्छे से हो जाएगा। चलिए साम्राज्य और प्रशासन को देख लेते हैं। साम्राज्य और प्रशासन उस समय कैसे थे? प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियाँ क्या कहलाती थी? उर। उर। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गाँवों के समूह को नाडु कहा जाता था, जहाँ पे सिंचित खेती होती थी और बहुत सारे किसान रहते थे। तो इस तरह के गाँवों के जो समूह था, ये गाँव में किसान होते हैं, खेती करते हैं, और जब सभी किसान के समूह को, जो भी किसान की बस्तियाँ जो थी, जो उसे समूह उर कहते हैं, और जब बस्तियों को, गाँवों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, गाँव के समूह को नाडु कहा जाता है, ठीक है? ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाडु क्या? गाँव का समूह, जहाँ पे किसान काम करते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अर-यार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा। भूमि के प्रकार कैसे होते थे? चौल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोठियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, और ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान तिरुन मट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पलिम चंदम जैन संस्थानों को दान में की गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय-समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मणोदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्राह्मणदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूल से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यहाँ अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में देख लेते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है।
उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। किसके लिए? अभिलेख और लिखित सामग्री के लिए। ठीक है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पुरम से एक उदाहरण अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी साजनों वाली छोटी-छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां मुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुर्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने को फटने से पहले तगड़े पुलाया और बहुवचन को दिन में के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ठीक। तो ये हमने एक वो देखा, क्या नाम है, अभिलेख और लिखित सामग्री किस तरह से जो है हुआ करते थे। अब इसी के साथ हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, बाय बाय।